काशी लाल जोड़े में अभय का नाम का सिंदूर लगाए मंगलसूत्र पहने बैठी थी। उसे जैसे कोई होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार सारे दृश्य आ रहे थे। अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वो जोर से रोने लगी, जैसे अपने अंदर के हर दर्द को निकाल देना चाहती हो। तभी मेज पर पड़ा उसका फोन बजा। उसने नजर उठा के देखा तो राजेंद्र जी का नंबर था। उसने कुछ सोचा और खुद को शांत करते हुए उसने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ राजेंद्र जी की आवाज थी, लड़खड़ाती हुई, काशी बिटिया। वो उनकी आवाज सुन के परेशान होकर बोली, क्या हुआ चाचा जी? काशी, इलाहाबाद चली आओ बेटा। राजेंद्र जी की आवाज में इस बार दर्द था। ये सुन उसे ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हो गया है चाचा जी? बाबा कैसे हैं? क्या हुआ, बोलिए। ठीक है ना? वो आनंद का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ बिटिया। राजेंद्र जी ने इतना बोल के फोन रख दिया। ये सुनते ही वो उठी और ऊपर गई। कुछ देर में कपड़े बदल के नीचे आई, पर उसकी मांग में सिंदूर लगा था और गले में मंगलसूत्र भी था। काशी दौड़ के बाहर गई, गाड़ी निकाली अपनी और उसमें बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने जल्दी से गाड़ी किसी तरह बनारस से बाहर निकाली और दौड़ा दिया इलाहाबाद जाने वाली रोड पर। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी कि जिसका उसे होश भी नहीं था। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके बाबा को कुछ ना हो। दूसरी तरफ अभय एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसका चॉपर आके खड़ा था। वो बनारस को छोड़ के जा रहा था, पर जाते जाते अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहा था। अभय आया और चॉपर के सामने खड़ा होकर एक बार फिर पीछे मुड़ के आखिरी बार बनारस को देखा और जल्दी से उसमें बैठ गया। राणा भी उसके साथ बैठा था। चॉपर बनारस से निकल चुका था। अभय के सामने सिर्फ काशी का चेहरा था। उसने आंखें बंद की और पीछे सर लगा के बैठ गया। रह रह के उसे बस काशी ही याद आ रही थी। राणा कुछ पूछना चाहता था, पर उसे अभी खामोश रहना ही ठीक लगा। अभय दूर जा रहा था बनारस से, काशी से, पर उसे नहीं पता था कि अब ना वो बनारस से दूर जा सकता था और ना काशी से, क्योंकि अब रिश्ता दोनों से था। काशी इलाहाबाद से शकुंतला हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकती है। तभी राजेंद्र जी का मैनेजर उसके पास आता है, तो उसका ही इंतजार कर रहा था। काशी को लेकर वो अंदर राजेंद्र जी के पास गया। पूरे हॉस्पिटल में 8 या 10 बॉडीगार्ड खड़े थे राजेंद्र जी के सर में, और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर काशी घबरा के उनके पास आते हुए बोली, चाचा जी, ये सब कैसे हुआ? आप ठीक है ना? और बाबा कैसे हैं? मुझे उनके पास जाना है। राजेंद्र जी की नज़र जब काशी की मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर गई तो वो हैरान हो गए। पर इस वक्त आनंद जी का सोच के वह कुछ नहीं बोले। वो अभी अंदर हैं, उसे चोट आई है बेटा, सर पर उसका ऑपरेशन चल रहा है। इतना सुनते ही काशी वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे ऐसे रोता देख राजेंद्र जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर
अंदर आनंद जी की जान बचाने में लगे थे, पर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 2 घंटे हो गए थे, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। काशी और राजेंद्र जी दोनों ही बैठे हुए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो काशी भाग के उनके पास गई और उनसे पूछा, कैसे हैं मेरे बाबा? ये बोल उसने आस भरी निगाहों से उन्हें देखा। जी माफ करिएगा, पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर इतना बोल के चले गए। ये सुन काशी बेसुध सी गिरने को हुई, पर राजेंद्र जी ने आकर उसे संभाल लिया। उसकी जिंदगी जैसे एक पल में हवा के झोंके के साथ बिखर चुकी थी। वो वहीं बैठ के रोने लगी। राजेंद्र जी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस वक्त उनकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। काशी आज अनाथ हो गई थी। उसकी जिंदगी में जीने का बस एक ही उम्मीद थी, वो भी आज नहीं बची थी। वो जोर जोर से रोए जा रही थी। आज उसका रोना सुन के खुद लगता था महादेव रो पड़े हैं। पूरा हॉस्पिटल उसके रोने की चीखों की आवाजों से गूंज रहा था। राजेंद्र जी की बाहों में रोते रोते काशी बेहोश हो गई थी। राजेंद्र जी ने जब ये देखा तो परेशान हो गए। उसे उठाया और पास के एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आए। उन्होंने काशी का चेकअप कर के कहा, कुछ नहीं, बस शॉक्ड की वजह से बेहोश हो गई है। ये बोलकर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया उसे और उसका बीपी नाप के चले गए। राजेंद्र जी बाहर आए और वहीं पर रखी हुई बेंच पर बैठ गए। क्यों चला गया तू? अरे इस फूल सी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। कैसे जिएगी ये? कैसे संभाल पाऊंगा मैं इस बच्ची को अकेले? राजेंद्र जी यह कहकर अपना मुंह अपने ही हाथों में छिपाकर रो पड़े। कुछ देर बाद नर्स एक पेपर लेकर आई। सर, इस पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम आनंद जी के मृतक शरीर को आपको दे सकें। ये बोलकर उसने पेपर उन्हें दे दिया। राजेंद्र जी ने पेपर लेकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। नर्स पेपर लेकर वापस चली गई। राजेंद्र जी को जब वापस से काशी का ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि अब उसे संभालना है। वो काशी के पास गए, उसे देखा। उसके मांग का सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र देखकर वो बोले, कुछ तो हुआ है आपके साथ काशी बिटिया। ये सिंदूर मंगलसूत्र कैसे और क्यों? पर उससे पहले आप ठीक हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो आप बोलोगे वो होगा। सच्चाई क्या है, क्या इस सिंदूर की, वो आप ही बता सकती हैं। कुछ देर बाद काशी को होश आया। राजेंद्र जी उसके पास बैठे हुए थे। वो उठने के साथ ही अपने बाबा के बारे में पूछने लगी। राजेंद्र जी ने उसे संभाला और आनंद जी के मृतक शरीर के पास ले गए। काशी आनंद जी के शरीर को देखकर चीख कर रो पड़ी। राजेंद्र जी किसी तरह उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा, आनंद के शरीर को बनारस लेके चलना है। उन्होंने जैसे ये कहा, काशी उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आनंद जी के मृतक शरीर के साथ वो लोग बनारस के लिए रवाना हुए। काशी बस अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी और राजेंद्र जी उसे लेकर घबरा रहे थे। रात के करीब 12 बजे तक वो सब मणिकर्णिका घाट पहुंचे।
जहाँ इस वक्त बहुत सारी चिताएं पहले से जल रही थीं। यहाँ पर संस्कार की अग्नि कभी नहीं बुझती। यहाँ सुबह से शाम तक चिता की अग्नि जलती ही रहती है। रात के वक्त भी चिता की अग्नि की रोशनी से ये सारा घाट रोशन रहता है। नजदीक में बनारस की आधा शक्तिपीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृतक शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी दूर खड़ी थी और चिताओं को जलते हुए देख रही थी। राजेंद्र जी गए और एक पंडित जी से बात की और आनंद जी का देह संस्कार किया जाने लगा। उन्हें चिता पर लेटाया गया। लकड़ियों उनके ऊपर रखी गई। पंडित जी ने चिता में अग्नि देने के लिए किसी को बुलाया तो राजेंद्र जी काशी के पास गए और उसका हाथ पकड़ के ले आए। ये देखकर पंडित जी ने कहा, पर लड़कियां अग्नि नहीं देती हैं। उनके ऐसा कहने पर राजेंद्र जी ने उनसे कहा, ये आनंद के लिए बेटे से बढ़कर है और अग्नि यही देगी। इतना कह के उन्होंने काशी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से जलती हुई लकड़ी दी और चिता को उससे जलाया। जैसे आनंद जी की चिता को अग्नि ने छुआ, वैसे ही काशी राजेंद्र जी से लिपट के रो पड़ी। उन्होंने खुद को भी उस वक्त बहुत मुश्किल से संभाला। जब तक चिता नहीं जल गई तब तक वो लोग वहां से नहीं गए। राजेंद्र जी के सारे बॉडीगार्ड वहीं खड़े थे और मैनेजर साहब भी। जब चिता पूरी तरह जल गई तो उसकी राख को लेकर राजेंद्र जी काशी के साथ वहां से निकल के 80 घाट पर आए। सुबह होने में अभी वक्त था। उन्होंने आनंद जी की अस्थियों को गंगा के जल में प्रवाहित किया। काशी वहीं खड़ी थी। तभी महागुरु वहां आके खड़े हो गए। उन्होंने काशी को आवाज देते हुए कहा, काशी बिटिया, ये तुम्हें हो क्या गया है? काशी और राजेंद्र जी उनके पास गए तो उन्होंने मंदिर के अंदर चलने को कहा। वो दोनों ही गुरुजी के पीछे चल पड़े। गुरुजी जाके अपने आसन पर बैठ गए और काशी राजेंद्र जी के बगल में। महागुरु ने उसे शांत भाव से देखा और उससे कहा, काशी, किस दुविधा में हो मेरी बच्ची? इंसान की मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो विधि का विधान है। काशी, और एक बात, इस मांग के सिंदूर को कभी मत हटने देना मेरी बच्ची, क्योंकि अब तेरी किस्मत में उसी की किस्मत जुड़ गई है। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, पर हमें पता है हमारी काशी बहुत बहादुर है और वो सब ठीक करेगी। गुरुजी के कहने पर काशी उन्हें बस देखे जा रहा था। उसका मन में बहुत से सवाल थे, पर गुरुजी के ऐसे कहने पर वो खुद को शांत कर चुकी थी और कुछ चीजों को वक्त दे चुकी थी। काशी कुछ देर वहीं बैठी रही, आंखें बंद करके। राजेंद्र जी को लेकर गुरुजी मंदिर की सीढ़ियों पर आए। राजेंद्र, काशी की जिम्मेदारी अब आपकी है। बस ये समझ लीजिए कि उसके एक पिता का हाथ छूटा है तो दूसरे पिता के साए में आज वो आई है। आपको अब काशी का पिता बनके उसे संभालना है और उससे उसकी शादी के बारे में मत पूछना। जब वो बताए तो सुन लेना। बस इतना जान लो, इसके आगे का सफर कठिन होगा, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक होगा। इसे इसका हक खुद वो देगा, क्योंकि वो जहां होगा तड़प रहा होगा। काशी को अब अपने साथ यहाँ से ले जाओ और एक नई जिंदगी दो। गुरुजी के कहने पर
राजेंद्र जी काशी के पास आए और उससे बोले, चलो काशी। उसकी बात सुनकर काशी उठी और गुरु जी के चरण छू वहां से राजेंद्र जी के साथ निकल गई। जाते हुए काशी आके घाट पर खड़ी हुई। उसे ऐसे घाट पर खड़ा हुआ देखकर राजेंद्र जी ने उससे कहा, काशी, आप हमारे साथ इंदौर चल रही हैं। अब आप हमारे साथ रहेंगे ना? मत कहना मेरी बच्ची, आपको मेरे दोस्त की कसम। ये सुन उसने बस हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी अब बनारस में रहने का कोई मतलब ही नहीं था। कौन था उसका यहाँ पर? उसने राजेंद्र जी के साथ जाना ही सही समझा। काशी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आज काशी आखिरी बार बनारस की सुबह देख रही थी। काशी ने जाने से पहले शालिनी को मैसेज करके सब बता दिया था। फिर राजेंद्र जी उसे लेकर बनारस से निकल गए और एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उनका खुद का प्लेन खड़ा था। वो सब के साथ बैठे और बनारस से निकल गए। काशी बनारस को छोड़ चुकी थी। उसे रह रह के आनंद जी के साथ बिताए वक्त याद आ रहे थे। काशी वो जगह छोड़ के जा रही थी जहां वो पैदा हुई, जहां वो बड़ी हुई, जहां की हवाओं में भी उसकी आवाजें गूंजी हुई थी। आज वो वहां से दूर जा रही थी। दूसरी तरफ अभय अपने महल पहुंच चुका था। जब से वो बनारस से आया था, उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों है। उसे रह रह के काशी की याद आ रही थी। उसने फोन उठाया और किसी को फोन किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। अभय ने बस इस एक ठंडी आवाज में इतना ही पूछा, कैसी है वो? सर, उसके पिता की मृत्यु हो गई है एक एक्सीडेंट में। वो बनारस को हमेशा छोड़ के चली गई। राजा राजेंद्र जी के साथ, राजासा के साथ गई। तुम इंदौर जाओ और देखो, शायद महल ही गए होंगे। यह कहकर अभय ने फोन रख दिया। वो अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में आके खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने फोन लिया और लंदन जाने के लिए टिकट बुक करा ली। मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ, बस। ये बोल के अभय अंदर आ गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आपको आराम से मिल सके। हमारी वीडियो पर कमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।